मतलब इंसान इतनी गंदी चीज है ना बेटा, तू कभी इंसान मत बनना बेटा। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। देखो ना, जैसे आप 9th में भी था हमारा रियल नंबर, यहां भी है रियल नंबर। 11th क्लास से रियल नंबर नहीं पढ़ोगे, वहां आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, नया चैप्टर आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक जो हमारा ना सब स्पेस है, मतलब हम लोगों ने जितना मैथ पढ़ा है उसमें हम रियल नंबर तक ही पढ़ते हैं। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ गए, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, सारे नंबर आ गए ना। तो रियल नंबर अभी क्या है, सबसे बड़ा सर्कल है जिसके अंदर सब ये लाई कर रहे हैं। लेकिन 11th क्लास में आप पढ़ोगे एक अलग टाइप का नंबर, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं उसके बारे में, क्या है करके। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आता है, आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही मैंने बताया था, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आता था हम लिख देते थे नो रियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन नहीं है, कैसा सोल्यूशन होगा, इमेजिनरी सोल्यूशन। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे मैथ्स में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं तुम लोगों के लिए अभी तक, वो क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर कौन नहीं होते, रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो रियल नंबर नहीं होगी, बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। इसमें मैं सीधे मेन टॉपिक्स पे आता हूं, हमने पढ़ना क्या क्या है इस बार के जो बोर्ड्स के लिए हमारा इंपॉर्टेंट आ रहा है। इसमें सबसे पहले है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और देखो ये आप लोग को आता है, ये आप लोगों को आता है। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा, आप लोग को हाँ ये हम पहले से आता था। अगर मैं देखो 10 को अगर 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक हो गया, तो 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1। समझ में आया ये। अच्छा मुझे ये बताओ इसको क्या कहते हैं, डिविडेंट। देखो कंफ्यूज मत करो, डिविडेंट और डिवीजन में अगर कंफ्यूजन है ना, डिविडेंट नाम से क्या लग रहा है, जो बट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड कौन हो रहा है, 3 हो रहा है 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डिविडेंट। इक्वल, ये डिविडेंट है, ठीक हो गया, ये है आपका डिविडेंट। ये क्या है आपका, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, डिवीजर। ये क्या है आपका कोशेंट, और ये तो सबको पता है क्या है, रिमाइंडर। इतना सबको पता है, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखता हूं ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और 1 को प्लस करो तो मुझे क्या मिल जाता है, 10। ऐसी तो मिल रहा ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, प्लस 1 करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 10। तो ये मेरा 10 क्या था बेटा, डिविडेंट इक्वल्स टू 3 क्या था, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये समझ में आया कैसे लिखा, याद नहीं करना है, बना लेना उस वक्त वहीं पे अगर आता है तो। समझ में आया ना मैंने कैसे बनाया। अब मैं इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखता हूं। क्या लिखता हूं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b के इक्वल भी नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं, अरे खुद सोचो ना। अच्छा b क्या है मेरा, डिवीजर, और q क्या है मेरा, कोशेंट। बी, अच्छा बी और आर का रिलेशन आर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बी क्या है मेरा, डिवीजर जिससे डिवाइड कर रहा हूं, और आर क्या है मेरा, रिमाइंडर। अब मुझे बताओ अगर यहां पे 3 या 3 से बड़ा आ जाएगा तो ये फिर डिवाइड नहीं हो जाएगा, कब नहीं होगा, जब 3 से छोटा आएगा। 3 भी नहीं आना चाहिए, 3 आएगा तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो कब हो सकता है ये, जब 3 से छोटा है। तो मेरा बी हमेशा जो आर है हमेशा वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा। जो आर है रिमाइंडर वो हमेशा बी से क्या होना चाहिए, छोटा। और ऑब्वियस है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा। समझ में आया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने दिया था इसीलिए यूक्लिड्स, डिवाइड करके आ रहा है इसलिए डिवीजन लेमा कहते हैं। समझ में आया। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a क्या है हमारा डिविडेंट, b क्या है डिवीजर, q क्या है कोशेंट, प्लस r क्या है रिमाइंडर। समझ में आया पक्का। यह है आपका क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नोट कर लो।
अब देखो, अगर आप एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो, सबके सब एनसीईआरटी खोलो, आज एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन होंगे। देखो, अब पहला क्वेश्चन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से आपने क्या निकालना है, एचसीएफ। और बहुत इजी है, आज तक जो हम एचसीएफ निकालते थे बहुत लंबा मेथड होता था। तो अब क्या है, पहला क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं। क्या करना है, आपने जो छोटी वाली वैल्यू है उससे बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड करना है। 225 को किससे, हमेशा छोटी वाली बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे किससे, छोटी वाली वैल्यू से। 135 1 जा 135 जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 0, 7 8 9 90। अब यहां पे अंदर क्या आएगा 135, 90 1 जा 90, यहां पे कितना बचा 45, अंदर क्या आएगा, ये देखो जो ना यहाँ का डिवीजर होता है यहाँ का क्या बन जाता है, डिविडेंड। अब यहाँ का जो डिवीजर था यहाँ क्या बन जाएगा, कितना आ गया 45 2 जा। ये तब तक करोगे जब तक 0 नहीं आता। तो अब इसमें एचसीएफ क्या है भाई, 45, जो लास्ट वाले का डिवीजर आता है वही हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ। है नहीं इजी, हो जाएगा ना, पक्का इजी है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से करा हमने a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाले से। अब इसमें a क्या है 225, b क्या है 135, q क्या है 1। अब इसी वाले को देखता हूं तो r क्या है 90। फिर दोबारा से यूक्लिड्स डिवीजन लगाया, फिर दोबारा से, तो जब तक, और 0 3 से 4 स्टेप में आपका आ जाना है। तो एचसीएफ निकालना आसान है। एलसीएम देखो हम लोग को जनरली कर लेते हैं, एचसीएफ में दिक्कत होती है हम लोग को। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया, ये समझ में आया। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से कैसे निकालना है हमने समझे एचसीएफ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, पूछता है, देखो सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं तुम लोग को इसको करने की, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आता है ये पेपर में आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे आप, बहुत इजी है। क्या कह रहा है, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ये बताओ कह रहा है। अच्छा मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं, बहुत इजी सी ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। मैं क्या करता हूं ना, आपको कुछ किसी से कंपेयर करनी जैसी लग रही है इसको, किससे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्म लग रहा है। ऑन कंपेयरिंग विद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो मुझे बताओ इसमें आपका b क्या है 6, ठीक हो गया। अब इंपॉर्टेंट यही था मेरे लिए, ठीक है, ये मेरा, अच्छा b क्या होता था अभी बताया था, डिवीजन। अब हमेशा रिमाइंडर मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था, डिवीजर से क्या आएगा, इक्वल टू भी नहीं है, डिवीजर से हमेशा छोटा आएगा। अभी यहां पे लिखा था मैंने, जो आपका रिमाइंडर है लिखा था, रिमाइंडर जो है b से छोटा आएगा। तो अब मेरे जो रिमाइंडर आ सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5, यही हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब इनकी हेल्प से मैं यहां पे पुट करता हूं, a इक्वल्स टू b क्या था मेरा 6q + 0, a इक्वल्स टू 6q + 1, a इक्वल्स टू 6q + 2, a इक्वल्स टू 6q + 3, a इक्वल्स टू 6q + 4, a इक्वल्स टू 6q +, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है मेरे पास करने का, नहीं है। इसको 6q + 0 को सिर्फ 6q लिख दूं समझने के लिए। अब मुझे बताओ q यहां पे क्या होता है, इंटीजर होता है ना, वैसे इन जनरल एक जो कोशेंट होता है एक इंटीजर होगा। अब मैं इंटीजर को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो नंबर आएगा वो ऑड आएगा, इवन आएगा। हमेशा किसी भी वैल्यू को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगी, इवन नंबर। तो ये क्या हो गया मेरा इवन। अब 6q इवन है, उसमें 1 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा ऑड,
उसमें प्लस 6 में 2 प्लस कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा इवन, फिर ये क्या बन जाएगा ऑड, फिर ये क्या बन जाएगा इवन, फिर ये क्या बन जाएगा ऑड। अब उसने पूछा क्या है मुझसे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड में कौन कौन आएंगे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यही तो पूछा था उसने। शो करो, शो हो गया, समझ में आया। अब इसके बाद जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, कैसा है 3m, 3m + 1, सेम इसी तरीके से करोगे। इस बार 3 से छोटा लेंगे, जैसे यहाँ पे 6 से छोटा लिया था, इस बार क्या लेंगे 3 से छोटा। 3 से छोटे में क्या क्या आएगा 0, 1, 2, समझ में आया, कोई दिक्कत। ऐसी फिर एक और इसका पांचवा है 9m, 9m + 1, 9m + 8, वही तरीके से 9 से छोटे लोगे। फिर जो कंडीशन पूछ रहा है वो उस कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल देख लूंगा मैं क्या क्या है, समझ में आया पक्का। एक इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका, कहता है आर्मी के कंटीजेंट है 616 मेंबर की। देखा आपने वो परेड जब परेड होती है, यहाँ पे देखेंगे जब परेड होती है आपने देखा है एकदम ऐसे मतलब सीधे सीधे ये लाइन बनी है बिल्कुल, कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, देखा है ना आप लोगों ने। तो वो कह रहा है 616 मेंबर है, आर्मी के 616 मेंबर्स हैं, उनको कितनी रोज में, ये पूछा है कितनी रोज में आप कर, रोज का है कॉलम, कितने कॉलम्स कह रखा है, कितने कॉलम्स में रखोगे। अगर एक उसमें कितने आ सकते हैं 32, तो मुझे कुछ नहीं करना है बेटा, HCF निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, कैसे निकालूंगा HCF अभी बताया था। हमेशा बड़े नंबर को डिवाइड कर दो किससे, जो 32 बन जा, 32 बन जा 32, क्या बचेगा 20, 296, यही बचेगा ना, ठीक हो गया। अब 32 की 32 कितने जा 8 जा, 8 2 16, 8 2 56, हाँ 6 2 8 5 3 9 जा, 32 9 जा 288, कितना बचा 16 में से 8 गया 8, 8 बचा, और यहाँ पे कितना आया, अब छोटा आ गया ना इससे, तो यहाँ पे अब क्या लगाऊंगा 32, 8 4 जा, आंसर क्या आ गया 8। इजी है ना, कि मतलब 8 कॉलम्स बनाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, जो जैसा 616 मेंबर्स का ग्रुप बनाना चाह रहा है वो मेरा आ जाएगा, समझ में आया। तो HCF अगर आप निकालने को है निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना पक्का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, आप एक्सरसाइज सेकंड खोलो, मैं एक्सरसाइज की हेल्प से आपको सारे टॉपिक समझाऊंगा। नया आपका नया टॉपिक आता है प्राइम फैक्टर्स। क्या आता है प्राइम फैक्टर्स, यूक्लिड्स हमारा हो गया समाप्त। अब क्या आता है प्राइम फैक्टर्स। बड़ी अच्छी चीज है हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक चीज की, नाम जो भी टॉपिक का नाम रखा जाता है ना, वो हमें टॉपिक ही बताता है इसके अंदर क्या आने वाला है। अब अच्छा मुझे बताओ, चलो ये चीज आपके लिए कुछ अलग हो रहा है, फैक्टर्स तो पता है ना हमें, फैक्टर्स क्या होता है मल्टीपल्स, किसी के भी मल्टीपल, जैसे मैं कह रहा हूं 8 के मल्टीपल, 8 के फैक्टर्स निकालो, 2 × 2 × 2, 4 × 2, 8 × 1, यही तो है। अब यही चीज मैं कह रहा हूं प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होंगे, प्राइम, वो तो प्राइम नंबर हो गए जो खुद से डिवाइड होता है 1 से। यस, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, जो फैक्टर्स भी वही होंगे जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होंगे, समझ में आया। तो अब प्राइम फैक्टर निकालने को कह रहा है, फॉर एग्जांपल मैं किसका निकालूं, मान लो 27 का निकालता हूं। 27 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 × 3 × 3, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, हमेशा आपका प्राइम नंबर ही आएगा। आप कोई भी, अब ऐसा नहीं, मैंने लीस्ट मल्टीपल निकालने को कहा है, आप इसको 9 × 3 करोगे आपको, फिर अब ये प्राइम फैक्टर नहीं है। फैक्टर्स हमेशा लीस्ट जितना कम से कम हो सकता है उतना निकालो, और एक और आदत डाल लो 1 लिखने की भी साथ में। अब ये क्वेश्चन आएगा ना उसमें कंफ्यूजन होगा, मैं बता रहा हूं, मैं बता क्यों कह रहा हूं 1 लिखने की आदत, अभी समझा देता हूं। ये समझ में आया, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, द फैक्टर्स विच आर ओनली प्राइम नंबर, ऐसे किसी नंबर के फैक्टर जो क्या है सिर्फ प्राइम है, उन्हें हम क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, 140 को प्राइम फैक्टर्स में लिखो, कुछ नहीं करना है आपने बेटा। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 270 जा, 235 जा, 5 7 जा 7
बन जा। तो मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 2 अपने आप में प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो बस आया समझ में? कोई डाउट? प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने को आया, कर लोगे। नेक्स्ट इसके बाकी के पार्ट हो जाएंगे आपसे, पक्का ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आता है आपका, वो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या आता है? रिलेशन है किसके बीच में? दो नंबर्स के प्रोडक्ट और उसके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। बहुत इजी सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ में आया? अब ये क्या कहता है ना, आप किसी नंबर को जो दो नंबर की बात हो रही है उनका एलसीएम निकालो, उनका एचसीएफ निकालो। निकल के आ गया जो वैल्यू आई, इनका जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा ना, वो हमेशा किसके बराबर आएगा? उन दो नंबरों का जिनका मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला उनके प्रोडक्ट के बराबर। एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। पहला पार्ट है जैसे 26 एंड 91। 26 एंड 91, तो देखो 26 और 91 का पहले क्या निकालता हूं मैं? पहले ना एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं। तो एलएचएस में क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना किसको नहीं आता है? वो 6 क्लास में जाए, बाकी यहां बैठेंगे। किससे जाएगा? 2 13 जा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये किससे जाएगा? 7 से। 7 13 जा, 7 1 7, 7 3 21, 13 1 जा। तो इसके एलसीएम क्या आ गए? 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभी बताया था। कैसे निकालते हैं? जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर दूंगा किससे? छोटे नंबर से। तो 26 3 जा, 4 जा तो बड़ा हो जाएगा, 3 जा 78, बचा क्या? 80 90 13। यहां पे क्या आएगा? 26 13 2 जा, क्या आया? एचसीएफ। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये मेरा क्या आया? 7 2 जा 14 इंटू 16 13 13 जा 169, जो मल्टीप्लाई करके आया। अब ऐसी क्या सॉल्व करूंगा? आरएचएस। आरएचएस क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 26 इंटू 91। अब सॉल्व कर लेते हैं। 169 14, 2366 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। अगर इसको ही मल्टीप्लाई करके वही आएगा तो मेरा ठीक है। आ रहा है सेम 2366 23। देयरफॉर उसने क्या कहा? क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उसने कहा है क्या? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई। पहले उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो मेरा एलसीएम आ गया ये, एचसीएफ आ गया ये। उसके बाद क्या कहता है? वेरीफाई भी करो, तो मैंने वेरीफाई भी कर लिया। वेरीफाई कैसे होता है? एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखा के। समझ में आया? क्वेश्चन आएगा ये वाला, कर लोगे पक्का? कोई डाउट? हो जाएगा ना? इसके जो बाकी के दो पार्ट हो जाएंगे पक्का, आराम से ऐसे ही करना है, सिंपल। एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है तो कर लोगे बेटा। एलसीएम निकालना पड़े ही हो, एचसीएफ की मैंने आज एक नई चीज बता दी। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो अब ऐसे निकालो नहीं कह रहा है जैसे अभी तक निकाला था मैंने एलसीएम एचसीएफ, ऐसे नहीं। किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से। पहला पार्ट है जैसे 12 15 21, 12 15 21 कहता है इसका एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपने 12 15 और 21 तीनों के फैक्टर्स बनाओ। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका क्या? इंटू 1। आदत डालो, अभी बताऊंगा क्यों। इसका क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू 1, इसका क्या होगा? 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक हो गया? अब अच्छा मुझे बताओ एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है बेटा? 3 और 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया?
अब एलसीएम निकाल, एलसीएम कैसे लिखोगे? आपने जो कॉमन आया था उसको एक बार लिख लो, बाकी जो जो बचे उनको लिखते रहो। 3 कॉमन फैक्टर था तो 3 को एक ही बार लिखूंगा, बाकी ऐसा नहीं कि यहां पे दो बार आ रहा तो यहां भी एक बार ना, मैंने कहा जो तीनों में कॉमन था उसको एक बार, बाकी सब जितने बचे उनको 2 2 5 7 लिख दिए मैंने। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 7 6 जा 42, और एलसीएफ क्या हो गया मेरा? 3। किसको नहीं आया बेटा समझ? प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से कैसे आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, समझ में आया? पक्का नोट कर लो, आ सकता है पेपर में। देखो इसी क्वेश्चन अब आता है, इसी क्वेश्चन का ना थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, प्राइम फैक्टर की हेल्प से निकाल लो, तो पहले प्राइम फैक्टर तो निकालोगे। 8 का क्या होगा? अब पता चलेगा 1 क्यों लिख रहा था। यही होगा। अब मैंने क्या कहा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप यहां 1 नहीं लिख रहे होते आप कह देते 0, और 0 किसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता नहीं। कुछ नहीं भी है तब भी क्या होता है? 1 होता है। अब समझ में आया 1 क्यों कह रहा था लिखो? तो एचसीएफ क्या हो गया? 1। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सबको बाकी बचे हुए को मल्टीप्लाई करते हैं साथ में इंटू 1, क्योंकि जो कॉमन आता है उसको एक बार लेते हैं, बाकी सबको जितने हैं उतने बार। जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। समझ में आया? प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालना। ठीक है, अब देखो, अच्छा अभी एक फॉर्मूला लिखा था मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाला। क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही लिखा था। अब मुझे बताओ, अगर उसने 2 नंबर दे दिए और उनका एचसीएफ दे दिया और आपसे कह रहा है एलसीएम निकालो, तो वहां पे वो करने मत लग जाना, एलसीएम सिंपल फॉर्मूले में पुट करना इजी है। या फिर वहां पे अगर एचसीएफ निकालने को कह रहा है तो यहाँ पे एचसीएफ करने मत लग जाना। क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूले में पुट करो। 2 नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक चीज दिया है और दूसरी चीज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्या गिवन दैट एचसीएफ कितना दे रखा है? कितना? 9, और एलसीएम निकालो कह रहा है, और 2 नंबर कौन कौन से? 306 इंटू 657। तो एलसीएम बेटा कैसे निकालोगे? जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। बस समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ठीक हो गया। इस एक्सरसाइज में हमारा इतना ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में बहुत बच्चों की मौत आ जाती है। देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी सी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, बहुत इजी है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एंड थर्ड का थर्ड पार्ट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बेसिक में आ रहा है, और मेरे को लग रहा है बेसिक में क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, और स्टैंडर्ड में भी यही आ रहा है, बस वैल्यू चेंज हो सकती है, बस वैल्यू चेंज हो सकती है। और एक पैसे का याद करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइन पूरा बता रहा हूं, जैसा कहूंगा वैसे ही करो, बहुत इजी है, कोई थ्योरी कुछ नहीं। तो मैं पहले क्या करता हूं ना, इजी वाले पे जाता हूं। इजी वाले पे जाऊंगा तो आप टफ वाला कर लोगे। टफ क्या है मतलब, वो जो टफ वाला कह रहा हूं ना वो ज्यादा इजी है। इजी मतलब इन द सेंस, अगर मैं पहले सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर नंबर की बात बताऊंगा कि √5 को रेशनल कैसे प्रूव करना है, √3 को या √7 को या √2 को कैसे इरेशनल प्रूव करना है। उसके बाद हम जाएंगे 3 + 2 √6 है, या 3 + जो भी है वो उस वैल्यू पे, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैं √5 को ले लेता हूं, शो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब देखो सिंपल, हम क्या करेंगे ना, याद करो मैंने
ऐसी जो मैं अभी करने वाला हूं हमने एक और जगह पे करा। हमने पहले एज्यूम करा कुछ, फिर अपना एजम्पशन रॉन्ग करके हमने कहा ये गलत है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करी थी, उसमें हमने पहले लेट किया था कि वो जो टेढ़ी वाली लाइन है इसके पैरेलल है, लेकिन लास्ट में हमारा कुछ ऐसा संयोग बना कि हमने कहा ये पैरेलल नहीं है, अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, मतलब वो ऊपर वाली लाइन पैरेलल थी। याद आया कन्वर्स में? ठीक हो गया। तो यहां भी अब मुझे प्रूफ करना है इरेशनल, तो मैं लेट करके चलूंगा। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। मैं लेट करके चल रहा हूं कि ये रैशनल नंबर है, और बाद में ऐसा कुछ आएगा कि वो मेरा, मैं कहूंगा यार ये तो गलत हो गया मेरे से, लिख दूंगा लास्ट में क्या, गलत के भी मार्क्स मिलेंगे बेटा इसमें। तो तुम गलत लिख, तुम पहले पूरा गलत लिख के चलो, लास्ट में लिख देना आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब गलत भी तरीके से होना चाहिए, गलत का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। अब मुझे शो करना है मैंने लेट किया √5 इज अ रैशनल नंबर। अब मुझे बताओ रैशनल नंबर क्या होते हैं? The numbers which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime number. P मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये को-प्राइम पे इतना जोर दे रहा हूं ना, यही मुझे लास्ट में मेरा आंसर देगा। क्योंकि क्या कहा मैंने, अगर √5 P रेशनल नंबर है तो इसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ठीक है, प्राइम नंबर तो हमें पता था क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ना, ना। अब देखो सिंपल है, ये को प्राइम नंबर्स है बता रहा हूं, सीखो। को प्राइम नंबर वो नंबर है जिनको मैं डिवाइड करूं वो किसी की टेबल में ना आए। क्या 4 9 की टेबल में आता है? क्या 9 4 की टेबल में आता है ना? लेकिन पर्टिकुलर देखूं तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 देखूं क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको मैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपल। को प्राइम नंबर वो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या 4 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। क्या 6 और ना मैं इसलिए बता रहा हूं ना, जैसे ये दोनों मेरे प्राइम थे, आप ये मत नॉन प्राइम थे, आप ये मत समझना कि दो प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन को को प्राइम नंबर कहते हैं ना, ये दिखा दिया मैंने एग्जांपल से। ये क्या है हमारा कंपोजिट, ये भी है कंपोजिट, लेकिन दोनों का पेयर करा जब तो ये क्या बन गया, को प्राइम। तो ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में दोनों प्राइम ही दोनों प्राइम ही हो, कंपोजिट भी होंगे। सिंपल, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं वो को प्राइम नंबर। कॉपी के टॉप में लिखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी के हेल्प से मैं प्रूफ करूंगा। लिखो को प्राइम नंबर के, लिख लो द नंबर्स या द पेयर विच हैव नो कॉमन फैक्टर, द पेयर विच हैव नो कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में 4,9 लिख लो। लिख लिया को, अच्छा को प्राइम नंबर समझ में आ गया। और क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? अरे अपॉन में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। याद करो ट्रिग्नोमेट्री, अपॉन में 0 आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो हम क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। इस क्यू स्क्वायर को मैं इधर भेजता हूं और पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, या इससे, अच्छा ये छोड़ो, इससे क्या पता चल रहा है मुझे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या मैं लिख सकता हूं पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5? अरे सिंपल है, मैं कह रहा हूं 5 से डिविजिबल है, ऑब्वियस है 1 आ रहा है, तो क्या 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल नहीं है क्या? होगा ना। तो अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर किसी से डिविजिबल है तो खुद वो वैल्यू भी उससे डिविजिबल होगी। तो क्या अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा? ठीक हो गया, समझ में आया? मैं क्या करने क्या वाला हूं ये समझ लो। हाँ, मैंने क्या रखा है पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर।
पी और क्यू को प्राइम मतलब जो सिर्फ 1 से जाएंगे, 1 के अलावा किसी से नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। लेकिन मैंने यहां दिखा दिया पी 5 से जा रहा है, ऐसी मैं दिखा दूंगा क्यू भी मेरा 5 से डिविजिबल है। तो क्या पी अपॉन क्यू को प्राइम नंबर रहेंगे? को प्राइम नहीं रहेंगे तो रैशनल नहीं रहेंगे। रैशनल नहीं है तो क्या होगा? समझ में आया क्या करने वाला हूं? पक्का सबको? तो अब ऐसी मैं क्या लेट कर रहा हूं, p इक्वल्स टू 5m, तो p की जगह यहां पे रख देता हूं √5 बराबर 5m प्लस 5f अपॉन क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, 5 बराबर 25m स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5 1 बराबर, ये 5 से 25 कटा, 5m स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये क्यू स्क्वायर किससे, क्यू स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इसको, ये 5 डिवाइड कर रहा है इसको, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर m स्क्वायर। ये इधर गया 5 अपॉन में आया। अभी क्या था मेरा 5, अभी तक p को जैसे यहां पे लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, देयरफॉर क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्यू भी तो डिविजिबल होगा 5 से। अभी जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल था तो पी भी हुआ, वैसे यहाँ पे अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी होगा। अब मुझे बताओ मैंने क्या लेके चला था, पी और क्यू को क्या लेके चला था, को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर बचे, पी और क्यू का तो एक 5 भी एक फैक्टर आ गया, डिविजिबल मतलब जो डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कर रहा है मतलब उसका फैक्टर होगा तभी तो कर रहा है। देयरफॉर सिंस पी एंड क्यू आर divisible by 5, therefore p and q are not co-prime numbers, therefore our assumption was wrong, therefore √5 is an irrational number। समझ में आया? कोई डाउट? नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है बेटा, आएगा। ये नहीं आएगा तो इसके बाद वाला आएगा इसको, लेकिन पैटर्न पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसका दूसरा इंपॉर्टेंट, इरेशनल प्रूफ करने वाले का। जैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो फिर कहानी वही, पहला स्टेप वही जैसे इससे पहले वाले में, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। दैट इज, अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। सेम वही, अब फिर वही कहानी, क्या सबसे ना, पहले स्क्वायरिंग नहीं करता हूं, पहले सब एक तरफ, रूट वाला एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो 3 + रूट, पहले क्या भेजूंगा, 3 भेजूंगा, फिर 2 भेजूंगा, ये आया, समझ में आया? अब क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग छोड़ो, इसमें स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बिना स्क्वायरिंग के ही करते हैं। अब देखो, अभी मैंने क्या कहा, p अपॉन क्यू क्या है आपका, को प्राइम नंबर, p और q क्या है, को प्राइम। मतलब अगर मैं, अच्छा p और q जनरल में क्या होता है बताया मैंने, इंटीजर्स, तो p अपॉन q करूंगा तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर। अब मतलब जो वो p अपॉन q रेशनल नंबर आ रहा है, मैंने तो लेट करके चलो ना, p ये रेशनल नंबर है, तो p अपॉन q करके जो रेशनल नंबर आ रहा है वो √5, ये पूरा सॉल्व करके भी क्या आएगा, एक रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। समझो ना, p मेरा क्या है, रेशनल इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर है, दो इंटीजर को डिवाइड करूंगा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अब मैं कह रहा हूं p अपॉन q अगर रेशनल है तो इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो क्या -3/2 उसको कोई दिक्कत करेगा, तो पूरा सॉल्व करके ये भी क्या बचेगा, रेशनल। इसका मतलब जो ये रेशनल है तो इसके इक्वल में √5 ये भी क्या होगा, रेशनल। लेकिन जस्ट इससे पहले मैंने अभी क्वेश्चन में प्रूव करा है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, p और q, यहां पे इसका मतलब क्या, को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नहीं है मतलब क्या होगा,
फैक्टर्स कटेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है तो ये तो हमको पता है ये √5 इरेशनल है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इरेशनल नंबर। नहीं आया समझ? वंस मोर कर लेते हैं। मैंने कहा P और Q हमारा क्या है, इंटीजर है। इन दो इंटीजर को अगर मैं डिवाइड करूं, 2 को भी छोड़ो अभी, ठीक है, लो इस 2 को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, जो 2 यहां से डिवाइड में है 1/2 बाहर से लिख लेता हूं, P/Q - 3। P और Q मेरा क्या है बेटा इंटीजर, इनको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा इंटीजर आएगा, उस इंटीजर को 3 से माइनस करूंगा फिर क्या आएगा इंटीजर, जो वैल्यू आएगी उसको फिर 2 से डिवाइड करूंगा फिर क्या आएगा इंटीजर। और इंटीजर रैशनल होता है इरेशनल होता है, मुझे इतना बता दो रैशनल। तो इस पूरे को सॉल्व करके RHS को क्या आ रहा है रैशनल आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा रैशनल है तो √5 के बराबर है, तो √5 भी क्या होगा रैशनल। लेकिन जस्ट इससे पहले मैंने आपको अभी क्या इससे पहले वाला प्रूफ में क्या लिखा था, √5 कैसे प्रूफ करा था हमने इरेशनल है करा था। अगर ये ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप यहां से फिर √5 को पहले इरेशनल प्रूफ कर दो, ठीक हो गया। √5 को इरेशनल, तो √5 इरेशनल तो ये पूरी वैल्यू इरेशनल, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, ये वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी इरेशनल। अब किसको नहीं आया बताओ। देखो आप अपनी लैंग्वेज अगर समझ गए ना तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस समझने की देर है कि P/P हमने लिख देंगे हेयर P एंड Q आर इंटीजर, तो P/Q करके भी क्या आएगा इंटीजर, उसको 3 से माइनस करके भी इंटीजर, फिर 2 से डिवाइड करके भी इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है रैशनल नंबर। इसका मतलब ये पूरा रैशनल आया तो √5 भी क्या है रैशनल, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption was wrong, 3 + 2 √5 is a irrational number। 2 से 3 मार्क्स में इतना ही करोगे। अब देखो यहां पे क्या लिखूंगा, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स देयरफॉर द एक्सप्रेशन 1/2 P/Q - 3 इज ऑल्सो अ इंटीजर। ये पूरा भी क्या हो गया इंटीजर। इसके बाद वी नो दैट integer is a rational number, therefore √5 is also a rational number। इसके हिसाब से यही है ना कि अगर ये पूरा रैशनल है तो √5 भी क्या है रैशनल है, बट वी नो दैट √5 is a irrational number, therefore our assumption was wrong, implies that 3 + 2 √5 is a irrational number। समझ में आया? कोई डाउट? नोट कर लो इसको ऐसे। अब देखो अब लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, लास्ट एक्सरसाइज में क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मेरा राइट एंगल ट्रायंगल जिंदा है आज भी, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, ये चीजें नहीं आ रही तो तुम्हें दुख मनाओ, ये तो बहुत इससे एमसीक्यू क्या, तो बेटा 9th में तो काफी चीजें थी, तुम्हें कहाँ आती हैं। देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है ठीक है, दो टाइप के नंबर मिलेंगे आपको, एक मिलेगा टर्मिनेटिंग, एक मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, दो टाइप के नंबर होंगे, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं ये समझ लो, नाम से पता चल रहा है टर्मिनेट हो जा रहे, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जा रहे, खत्म इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10/4 करता हूं, 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20, 5/4 करता हूं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 10 पॉइंट लगाए 0 10, 4 2 जा 8 आ गया। तो ये कैसे नंबर है बेटा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब मैं उन्हें सॉल्व कर रहा हूं और वो पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चलते नहीं रह रहे, एंड हो जा रहे एक टाइम के बाद, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो टाइप के आते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक हो गया।
अब समझो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कोई ऐसी वैल्यू जैसे, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता था, जो पॉइंट के बाद कुछ टाइम के बाद रुक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या, जो आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे, जिनका कोई अंत नहीं है। समझ में आया? अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब 23.354 डैश डैश आते रह रहे हैं, ये कैसे नंबर है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डैश 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 ने बताया। अगर ये डैश 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 नहीं लगा होता मैं क्या कहता है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये डैश 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 मतलब ये कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग क्यों, 354 354 354 354 आते रहेगा, तो ये कैसे नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आया? अब इसी पे मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब 35.3725739456 आते रह रहे हैं, मतलब आते रह रहे हैं ऐसी। तो ये रिपीटिंग लग रहेगा इसे। नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता चला? डैश 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 आगे आते रह रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग रिपीट नहीं हो रहे। ठीक हो गया? ये तो मैंने बता दिया कैसे होता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखोगे ना, उस एक्सरसाइज में अब आप डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं बेटा, उतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, जैसे 13/3125 आप डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं इसको। तो इसकी एक और ट्रिक है, इसकी एक और ट्रिक है। अच्छा, आप अगर अपनी नंबर सीरीज देखो ना, तो उसमें 2 और 5 इकलौते ऐसे नंबर हैं, 2 और 5 इकलौते ऐसे नंबर हैं जिनको मैं डिवाइड करूं, तो वो जिनसे अगर मैं 2 से या 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूं, वो हमेशा मुझे कैसा नंबर देगा? टर्मिनेटिंग नंबर देगा। लिख के ले लो आप, कोई भी नंबर को अपॉन 2 कर रहा हूं, वो हमेशा रुक नहीं जाएगा। अपॉन 5 कर रहा हूं, हमेशा रुक नहीं जाएगा। यहीं पे मैं अगर ये 20/3 करता हूं, 3 मैंने सिर्फ 2 और 5 बोला है, 3 करता हूं, 3 6 जा 18 6 जा 18 आते रहेंगे। ये कैसा नंबर है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आया? अब यहीं पे मैं अगर 20/2 करता हूं तो 10 आता है, 20/5 करता हूं तो 4 आता है। अब कोई रैंडम सा नंबर लेता हूं 7, 7/2 करता हूं तो 3.5 आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 7/5 करता हूं तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। तो 2 और 5 इकलौते ऐसे नंबर हैं जो मुझे आंसर को, जो मेरे आंसर को पॉइंट के बाद भी रोक देते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर जो है मेरा 2 और 5 का फैक्टर है, क्या? अगर मेरा डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर है, तो मैं कह दूंगा ये पूरा नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। वरना क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आया? अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? समझ में आया? अगर वो नंबर 2 और 5 का फैक्टर है तो मैं क्या कह दूंगा? टर्मिनेटिंग। नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं मैं, आपने पढ़े थे रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। मुझे बता दो ये कौन सा नंबर होता है, ये कौन सा नंबर होता है, और ये कौन सा नंबर होता है? ये कैसा कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। चलो ये तो मुझे पता है रैशनल नंबर है, ठीक हो गया। ये पूरा क्या होता है? गलत। इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। और ये वाला क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? ये वाला क्या होता है आपका? रैशनल। क्यों? इसको P अपॉन Q के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, इसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां देखो ना, ये इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा मैंने, लिखा है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को मैं नहीं लिख सकता P अपॉन Q के फॉर्म में, लिख सकता हूं, लेकिन इसको नहीं लिख सकता। तो इसलिए ये वाला नंबर क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। अब मुझे बताओ पाई क्या है? रैशनल है इरेशनल? रैशनल है इरेशनल? नहीं पता। जब तक पाई की मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूं मुझे नहीं पता। 3.14 ले रहा हूं, 22/7 ले रहा हूं, ये आपकी क्या होगी? इरेशनल। ये क्या होगी? रैशनल। बेटा 3.14 आते रहती है ना वैल्यू, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? इरेशनल। ये 22/7 P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या है? रैशनल। अब आप कहो ये ऐसा कैसे, एक ही वैल्यू दो अलग अलग? बेटा क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रखी है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है मेरी। कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट। समझ में आया?
पक्का कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में? ये पूरा ऐसे चार्ट जैसा बना लो अपने समझने के लिए।